नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल हब ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट के पेपर 2 म्यूजियम एंड कंजर्वेशन पेपर के पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। ये इसका 7वां पार्ट है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझावों को, अपने विचारों को कमेंट के द्वारा हम लोगों से साझा करें और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, इको म्यूजियम का संबंध किससे है? इको म्यूजियम इन कंसर्न विथ ऑप्शन ए पुरातात्विक स्थल आर्कियोलॉजिकल साइट, बी इकोसिस्टम, सी निवासियों के साथ एक भौगोलिक क्षेत्र ज्योग्राफिकल एरिया इंक्लूडिंग द पीपल, डी पर्यावरण इन्वायरमेंट। और इसका सही जवाब देखा जाए तो इको म्यूजियम का संबंध जो है वो एक ऐसे क्षेत्र से होता है जो खास क्षेत्र में वहाँ के रहने वाले जितने जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, व्यक्ति हैं, उस खास भौगोलिक क्षेत्र में जो म्यूजियम बनता है वैसे क्षेत्र को हम लोग इको म्यूजियम बोलते हैं। इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, भरूत मूर्तियां संग्रहित है, भरूत नहीं यहाँ भरूत होगा। भरूत स्कल्पचर्स आर होस्टेड इन ऑप्शन ए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी भारतीय संग्रहालय कलकत्ता, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, ऑप्शन डी एग्मोर संग्रहालय चेन्नई, एग्मोर म्यूजियम चेन्नई। और इसकी बात किया जाए तो इसका सही जवाब आता है भरूत म्यूजियम का, भरूत स्कल्पचर जितने जो हैं वो कलकत्ता, भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में संग्रहित है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगर भरूत मूर्तियां की बात किया जाए तो ये हमें भरूत की जब एक्सकेवेशन हुआ था, वहाँ पर पुरातात्विक एक्सकेवेशन और वहाँ पे स्तूप मिले थे, उसी स्तूप के रेलिंग्स और इंट्रेंस गेट जो बचे हुए थे वही सारी चीज़ें, कला वस्तुएं यहाँ पे संग्रहित की गई है, जो कि शुंग काल का माना जाता है, जो कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय कालक्रम का है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से भारत में किसे द्वीप संग्रहालय कहा जाता है? विच वन इज द नोन एज आइलैंड म्यूजियम इन इंडिया? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम संग्रहालय, श्रीरंगपट्टनम म्यूजियम, ऑप्शन बी सारनाथ संग्रहालय, सारनाथ म्यूजियम, ऑप्शन सी नागार्जुन कोंडा संग्रहालय, नागार्जुन कोंडा म्यूजियम, ऑप्शन डी कोणार्क संग्रहालय, कोणार्क म्यूजियम। इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी नागार्जुन कोंडा संग्रहालय। नागार्जुन डैम के एक आइलैंड पे ये बना हुआ है और वहाँ से बुद्धिस्ट स्कॉलर के नाम पे ही उस जगह का नाम नागार्जुन पड़ा है। नागार्जुन एक बौद्धिस्ट स्कॉलर हुआ करते थे और ये जो है गुंटूर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पड़ता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय स्थित है? फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूजियम इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए मंगलौर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी पांडिचेरी। तो मद्रास संग्रहालय, सेंट फोर्ट जॉर्ज संग्रहालय, ये मद्रास में है, इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी। और ये 31 जनवरी 1948 को ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था, जनता के लिए खोल दिया गया था। चलिए अगले सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय संग्रहालय किसके अंतर्गत आता है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ नेशनल म्यूजियम? ऑप्शन ए निजी संग्रहालय, प्राइवेट म्यूजियम, ऑप्शन बी नगर निगम संग्रहालय, म्यूनिसिपल म्यूजियम, ऑप्शन सी राज्य संग्रहालय, स्टेट म्यूजियम, स्टेट गवर्नमेंट म्यूजियम, ऑप्शन डी केंद्रीय सरकार संग्रहालय, सेंट्रल गवर्नमेंट म्यूजियम। वैसे संग्रहालय जिसका महत्व राष्ट्रीय हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करती है, इस प्रकार इसका सही जवाब आता है ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, सबसे प्रसिद्ध मूल नटराज की मूर्ति किस संग्रहालय में प्रदर्शित है? द मोस्ट फेमस ओरिजिनल नटराज इमेज एग्जिबिटेड इज इन ऑप्शन ए भुवनेश्वर संग्रहालय, भुवनेश्वर म्यूजियम, ऑप्शन बी बेंगलोर संग्रहालय, बेंगलोर म्यूजियम, ऑप्शन सी मद्रास संग्रहालय, मद्रास म्यूजियम, ऑप्शन डी भोपाल संग्रहालय, भोपाल म्यूजियम। अगर इसकी बात किया जाए तो ये सेम जो सेंट फॉर जॉर्ज म्यूजियम है वही मद्रास संग्रहालय में ये प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति है और ये चोला पीरियड का है, जो कि लगभग 11 to 12 सेंचुरी के बीच का टाइम पीरियड में बना हुआ था। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन है ब्रॉन्ज का,
जो कि चोला के टाइम का बना हुआ जितने जो ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स हैं उनका। चलिए अगले, इस प्रकार से इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, किस स्थान को मंदिर वास्तुकला का पालना कहते हैं? विच प्लेस इज नोन एज क्रेडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी पट्टादा काल्लू, सी कोणार्क, डी खजुराहो। इसका सही जवाब आता है ऑप्शन बी। तो पट्टादाकालु, आइहोल और नागारल ये चालुक्य डायनेस्टी के समय में यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती थी, जो कि लगभग 6th और 17th सेंचुरी में यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बनाए गए, और जिसमें 9 हिंदू और 1 जैन मूर्ति है, और ये अपने मंदिर स्थापत्य के लिए काफ़ी फेमस है, और इसको मंदिर वास्तुकला का पालना कहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, मार्तंड भैरव में सम्मिलित है। मार्तंड भैरव इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ऑप्शन ए शिव और विष्णु, शिव एंड विष्णु, ऑप्शन बी शिव और ब्रह्मा, शिव एंड ब्रह्मा, ऑप्शन सी शिव और सूर्य, ऑप्शन डी शिव और शक्ति। तो इसका सही जवाब आता है शिव और सूर्य, ऑप्शन सी। मार्तंड भैरव शिव और सूर्य का एक रूप है। दरअसल बात ऐसी है कि इसका एक कहानी से में इस प्रकार का विवरण आता है। मल्ला और मनिका नाम के 2 ऐसे व्यक्ति होते या राक्षस कहा जा सकता है, जो कि ब्रह्मा का वरदान पाके काफी शक्तिशाली हो गए थे, और वैसे कंडीशन में ब्रह्मा जी शिव के पास जाते हैं और उन्हें विनाश करने के लिए बोलते हैं। तब भगवान शिव एक वीरभद्र का रूप या भैरव का रूप लेते हैं, और फिर सूर्य के सारी शक्तियों को लेकर वो फिर उससे युद्ध करने जाते हैं। उनके साथ गॉडेस पार्वती आदि शक्ति काली के रूप में जाती है, और उनकी नंदी जो व्हाइट हॉर्स में बदल जाते हैं या दिखते हैं, और उनका जो त्रिशूल है वो एक तेज तलवार के रूप में बदल जाता है। और ये मार्तंड भैरव का जो पूजा है वो दक्कन क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, इनकी पूजा ज़्यादा की जाती है, और मार्तंड भैरव को वीरभद्र भैरव भी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, हिरण्य गर्भ में सम्मिलित है। हिरण्य गर्भ इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ऑप्शन ए शिव, कार्तिकेय, गणेश और शक्ति, बी शिव, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य, सी शिव, विष्णु, पार्वती और लक्ष्मी, शिव, विष्णु, ब्रह्मा और सरस्वती। तो इसका सही जवाब तब आता है ऑप्शन बी शिव, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य। हिरण्य गर्भ का एक और मतलब आता है गोल्डन वूम। चलिए इसके अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, सबसे बड़ा गरान वन कहाँ स्थित है? वेयर इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट लोकेटेड? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश, ऑप्शन बी भीतरकनिका उड़ीसा, ऑप्शन सी सुंदरवन गंगेती पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश। इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी सुंदरबन डेल्टा जो है वो गरान वन या मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है। यहाँ पे सबसे बड़ा मैनग्रोव का एरिया या फॉरेस्ट पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, होयसला की मूर्तियों का निर्माण किस प्रस्तर से हुआ है? होयसला स्कल्पचर आर मेड इन विच स्टोन? ऑप्शन ए सैंडस्टोन, ऑप्शन बी ग्रेनाइट स्टोन, ऑप्शन सी सिस्ट स्टोन, ऑप्शन डी बफ सैंडस्टोन। तो होयसला की जितनी जो मूर्तियां बनी हुई है वो सिस्ट स्टोन से बनी हुई है, जो कि एक मेटामॉर्फिक स्टोन होता है, इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, नृविज्ञान परक सामग्री को संकलित करने का सर्वोत्तम विधि क्या है? द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट एंथ्रोपोलॉजिकल मटेरियल इज, ऑप्शन ए विक्रेताओं से खरीद परचेजिंग फ्रॉम डीलर्स, ऑप्शन बी विनिमय एक्सचेंज, ऑप्शन सी उपहार गिफ्ट, ऑप्शन डी क्षेत्रकार फील्ड वर्क। तो एंथ्रोपोलॉजिकल मटेरियल के लिए या आर्कियोलॉजिकल मटेरियल के सबसे अच्छा जो एक्विजिशन का मेथड होता है वो सबसे अच्छा मेथड होता है फील्ड वर्क, इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, योजना बजट का संबंध है। प्लान बजट डील्स विथ, ऑप्शन ए आवर्ती खर्चों से रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी समयबद्ध परियोजनाओं के खर्चे से एक्सपेंडिचर फॉर ए लॉन्ग बाउंड प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी पूंजी खर्च से कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आवर्ती खर्च देखा जाए तो आवर्ती खर्च नॉन प्लान बजट में आ जाता है, जबकि समयबद्ध परियोजना के खर्चे तो ये प्लान बजट में आता है, क्योंकि हर साल म्यूजियम अपना एक प्लान बनाता है कि इस साल वो कहाँ कहाँ पे कितना पैसा खर्च करेगा। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो जब
म्यूजियम की स्थापना हो रही होती है उसमें जो खर्च लगता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। इस प्रकार से इसका सही जवाब आता है ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, कांस्य के ऑब्जेक्टों के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध है? विच डायनेस्टी इज फेमस फॉर इट्स ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी होयसाल, ऑप्शन डी कादम। तो इसका जवाब पिछले के सवालों में मैंने दिया था कि मद्रास में जो नटराज की मूर्ति है ओरिजिनल, और उसी में बताया कि मद्रास म्यूजियम में चोल समय के, जो कि 11th-12th सेंचुरी के, उस समय के सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट वहाँ पे संग्रहित किए गए हैं, इसलिए कहा जाए तो ये चोल वंश फेमस है, इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शनी को आयोजित करने के उद्देश्य पूरे हो गए हैं, हमें क्या करना चाहिए? इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वी हैव अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जीबिशन वी शुड बिल्ड इन ए सिस्टम ऑफ, ऑप्शन ए बक्सों में पैक करना क्रेटिंग, ऑप्शन बी मूल्यांकन इवेल्युएशन, ऑप्शन सी प्रतिष्ठापन इंस्टॉलेशन, ऑप्शन डी चयन सिलेक्शन। अगर हम कोई भी प्रदर्शनी लगाने जाते हैं तो पहले कहानी का चयन करते हैं, फिर उसके अलावा उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट का उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट का चयन करते हैं, फिर उसका इंस्टॉलेशन होता है, और उसके बाद फिर इवेल्युएशन होता है, और सबसे लास्ट में क्रेटिंग होता है। इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बी मूल्यांकन सही होगा, तो ऑप्शन बी सही है इसके। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, भूरे धब्बों फॉक्सिन किसमें उत्पन्न होते हैं? फॉक्सिन अकर्स इन, ऑप्शन ए तारपत्र पांडुलिपि पर, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, ऑप्शन बी पार्चमेंट पर, ऑप्शन सी तांबा की सामग्री पर, कॉपर ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन डी कागज पर। तो अगर फॉक्सिन की बात किया जाए तो फॉक्सिन कागज पर होता है, इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग हो जाता है। आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉइस्चर कलर ऑफ सिलिका जेल बिकम्स, ऑप्शन ए नीला ब्लू, ऑप्शन बी गुलाबी पिंक, ऑप्शन सी काला ब्लैक, ऑप्शन डी पीला येलो। तो नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का कलर जो है वो पिंक हो जाता है, और वो डार्क पिंक नहीं होता, एक नॉर्मल पिंक कलर ले लेता है। इस प्रकार इसका सही जवाब आता है ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जंग से सबसे अधिक असुरक्षित है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट वनरेबल टू कोराइजन? तो सबसे ज्यादा जो जंग लगता है वो ऑप्शन ए लोहा में लगता है, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी चांदी। सोना चांदी में जो कोरिजन की संभावना होती है बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो इस प्रकार इसका सही जवाब आता है ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, बेंजीन किस लिए प्रयुक्त होती है? बेंजीन इज यूज्ड इन, ऑप्शन ए आर्द्रता परिरक्षण के लिए, वेट प्रिजर्वेशन, ऑप्शन बी कीटों के विनाश के लिए, किलिंग इंसेक्ट्स, ऑप्शन डी कागज के नी अम्लीकरण के लिए, डी एसिडिफाइंग पेपर, ऑप्शन डी धब्बों को हटाने के लिए। तो इसका सही जवाब आता है ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, पराबैंगनी प्रकाश अल्ट्रावायलेट प्रकाश किसमें उपलब्ध नहीं होता है? अल्ट्रावायलेट लाइट इज नॉट फाउंड इन, ऑप्शन ए दिन के प्रकाश में डे लाइट, ऑप्शन बी फ्लोरेसेंट के प्रकाश में फ्लोरेसेंट लाइट, ऑप्शन सी ताप दीप्त इनकंडेंसेंट लाइटिंग के प्रकाश में, ऑप्शन डी सोडियम लैंपों में। इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी इनकंडेंसेंट लाइटिंग में। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, अक्षम व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से किस पद शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटीज? ऑप्शन ए सीखने की दुर्बोधता से ग्रस्त व्यक्ति, पर्सन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज, ऑप्शन बी पहियादार कुर्सी का उपयोग करने वाला व्यक्ति, व्हील चेयर यूजेज, ऑप्शन सी विकलांग या अपंग व्यक्ति, क्रिपल्ड पीपल, ऑप्शन डी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रसित व्यक्ति, पर्सन विथ कैरेबरल पैल्सी। यहाँ पर कहा जाए तो विकलांग और अपंग व्यक्ति, ऑप्शन सी ये इसका सही जवाब होगा। तो विकलांग और अपंग व्यक्ति का पद, इस पद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बाकी ऑप्शन ए बी डी आप कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, भर्ती का अर्थ है रिक्रूटमेंट मीन्स, ऑप्शन ए कार्य निष्पादन मूल्यांकन परफॉर्मेंस असिस्टमेंट, ऑप्शन बी कर्मचारियों के कार्य निष्पादन में सुधार लाना इम्प्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी किसी रिक्त पद के लिए सर्वोत्तम अर्हता प्राप्त व्यक्ति को ढूंढना और उसे रखना, फाइंडिंग एंड हायरिंग द बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर ए पोजीशन, ऑप्शन डी किसी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करना टर्मिनेटिंग एन एम्प्लॉय। तो इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी। भर्ती में का मतलब ही होता है कि किसी व्यक्ति को उस पोजीशन के लिए रखना जो कि उस पोजीशन को होल्ड रखने के सारे
क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, कर्मचारियों को किसी समयावधि के लिए परख के अधीन रखने के कारण हैं। अब द रीजन फॉर कीपिंग एम्प्लॉय ऑन प्रोबेशन फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आर। ऑप्शन ए, कर्मचारियों को प्रेरित करना, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। ऑप्शन बी, कर्मचारियों को की कार्यकुशलता और योग्यता के मूल्यांकन के लिए, टू असेस द एबिलिटीज एंड स्किल्स। ऑप्शन सी, अगोचर प्रोत्साहन के लिए, टू प्रोवाइड इंटेंजिबल इंसेंटिव्स। ऑप्शन डी, कार्य विभाजन के लिए, टू डिवाइड वर्क। तो प्रोबेशन टाइम पीरियड में किसी कर्मचारी के एबिलिटी और स्किल्स के एवेल्यूएशन के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब आता है ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, वस्त्रों और परिधानों के लिए संतुति प्रकाश का अधिकतम स्तर है। रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर टेक्सटाइल एंड कॉस्ट्यूम इज। ऑप्शन ए 50 लक्स, ऑप्शन बी 100 लक्स, ऑप्शन सी 150 लक्स, ऑप्शन डी 200 लक्स। तो इसका सही जवाब आता है ऑप्शन ए 50 लक्स। वस्त्र और परिधानों के लिए 50 लक्स से ज़्यादा का लाइट इल्यूमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, बुक शूज का उपयोग किसके भंडारण के लिए किया जाता है। बुक शूज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग चर्म निर्मित सामग्री, लेदर ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी, जूते शूज। ऑप्शन सी, वस्त्र टेक्सटाइल। ऑप्शन डी, पुरातन पांडुलिपि एवं पुस्तकें। तो बुक शूज के नाम पर आप सिंपल सा समझ सकते हैं इसका बुक से रिलेटेड है, तो जो ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये फिगर आप देख सकते हैं, ये फिगर में ये जो पार्ट है, सेकेंड वाले पार्ट, ये पार्ट ही बुक शूज कहलाता है। और इसी एक रैक की तरह खास एक बुक के लिए रखा जाता है, जहाँ पे दूसरे पार्ट में दिखाया गया कि ये किस तरीके से एक खास बुक के लिए बनाया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब आता है ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही। कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो के लाइक करने शेयर करें, जिससे कि और भी हम इस प्रकार के वीडियो जल्द से जल्द बनाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो में।